का उत्तराखंड न्यूज में मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में हाल ही में हुई आपदाओं ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई है और तरकासी और संगली में धराली हुई है। वहीं स्याना चट्टी में जलभराव से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास भी आपदा से नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है और स्थिति का जायजा लिया है। इसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की गई है। वहीं मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। जिनके घर पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे दुकान, होटल और मकान के लिए अलग से राहत पैकेज दिया जाएगा और इसके लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसमें राज्य सचिव भी शामिल होंगे। समिति की रिपोर्ट आने के बाद पुनर्वास और राहत का काम दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जल्द ही जल्द उन्हें राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, जो बड़ी घटनाएँ आपदा की इस वर्ष हुई हैं, उसमें उत्तरकाशी में धराली, चमोली में थराली और सैना चट्टी में जो जलभराव का हुआ और पौड़ी के सैंजी गाँव के आसपास जो आपदा आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं लगातार निरीक्षण किया गया। और चूँकि थराली और धराली दोनों बड़ी घटनाएँ हैं और पौड़ी की बड़ी घटना है, तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, मकान वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उनको जो मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घर के लिए 5-5 लाख रुपए प्रति आवास और साथ ही साथ उनके पुनर्वास का, चूँकि घर टूट गया है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो जगह चिन्हित करके और उनको जो होटल्स हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा लगभग 1.5 साल बाद आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची हैं और कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व विधायकों के साथ बैठकर वो संगठन सृजन अभियान और कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा कर रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कुमारी शैलजा के आने पर तंज कसते हुए कहा है कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड आ जाएं या राहुल गांधी स्वयं उत्तराखंड आ जाएं, इससे उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने भी उत्तराखंड का दौरा किया है। ऐसे में आदित्य कोठारी ने कुमारी शैलजा पर तंज कसा है और आदित्य कोठारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड आ जाएं या राहुल गांधी स्वयं उत्तराखंड आ जाएं, इससे उत्तराखंड की जनता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि विधायकों के साथ बैठक कर सृजन संगठन अभियान और कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कुमारी शैलजा उत्तराखंड आई। देहरादून में लंबे समय से क्षेत्र के युवाओं के खेले के लिए बेहतर सुविधाएं खेलों को देने के लिए प्रयासों के बाद आखिरकार खुशखबरी मिली है। विधायक विनोद कंडारी की पहल पर देवप्रयाग विधानसभा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट पास कर दिया है, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। वहीं विधायक विनोद कंडारी ने बताया है कि इस परियोजना के लिए लगभग 100 नाली भूमि सरकार को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा एक अन्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। आवश्यक तकनीकी औपचारिकता पूरी होने के बाद इसका काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज खेल के माध्यम से नौजवान अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे में क्षेत्र के बच्चों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद ज़रूरी है। स्टेडियम बनने के बाद छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही अभ्यास करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया जाएगा और इस खुशखबरी से देवप्रयाग के युवा और छात्र वर्ग में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें प्रथम किस्त जो 40% की होती है 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जारी कर दी है। लगभग उन्हें 100 नाली जमीन मैंने उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर दी है। और दूसरा इंडोर स्टेडियम हमारा जो है भारत सरकार से बन रहा है, खेलो इंडिया के तहत बन रहा है, कितने नगर में उसकी हमने जमीन दे दी, सब कुछ सैंक्शन उसकी आ गई है।
उसमें एक तो टेक्निकल एक कागज़ हमने भारत सरकार को भेजना, लगभग 10 करोड़ उसके भी हमारे पास आने वाले हैं। क्योंकि इंडोर स्टेडियम उसमें जो है आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, कबड्डी का हो गया, तो जो इंडोर स्टेडियम के जो खेल होते हैं। विकासखंड गदरपुर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और जिले के सभागार में नवनियुक्त ग्राम प्रधानों की खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज ने शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद सभी ग्राम प्रधानों ने कहा है कि जो भी वादा जनता से किया गया है वहां अवश्य पूरा किया जाएगा और साथ ही अपनी ग्राम सभा में विकास के लिए जो भी कार्य होगा वो भी हम करेंगे। इस दौरान खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज ने कहा है कि विकास खंड गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 44 ग्राम सभाएं हैं जिसमें 43 ग्राम प्रधानों ने शपथ ली है। आपको बता दें कि विकासखंड गदरपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें सभी नवनियुक्त ग्राम प्रधानों ने शपथ ली है और आतिया परवेज जो कि विकास खंड अधिकारी हैं उन्होंने शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद सभी ग्राम प्रधानों ने कहा है कि जो भी वादा उन्होंने जनता से किया है वो उसे अवश्य पूरा करेंगे। और मैंने जो जनता जनार्दन को जो जो वादे किए हैं उन वादों पे मैं खरा उतरूंगा और अपनी ग्राम सभा के अंदर चहुमुखी विकास करूंगा। पूरा जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाने हैं, प्रकृति का पूरा ध्यान रखूंगा और जल व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूंगा। इस तरीके से पूरी ग्राम सभा का विकास करूंगा। जो आवास हैं आवास दिलाए जाएंगे, जितने भी कार्य हैं सारे कार्य कराए जाएंगे। देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है और देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और हाल ही में बैठक भी की गई है। उन्होंने बताया है कि सबसे पहले सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दूसरी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत तो था लेकिन मानकों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने प्राथमिकता के तौर पर श्रेणी 1 और 2 के मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी है। देहरादून शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिम्मेदार नगर निगम के तमाम प्रयासों ने बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। निगम द्वारा शुरू की गई डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी धरातल पर कुछ खास असर नहीं डाल सकी है। कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां घरों तक तो पहुंच रही हैं लेकिन उसके लिए भी एक दिन छोड़कर इंतजार करना पड़ता है और यदि दूरस्थ क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां हफ्ते भर में एक बार कूड़ा गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए पहुंचती है। इन तमाम चीज़ों के सवालों के घेरे में फंसे हुए निगम के अधिकारियों के बेतुके जवाब अब किसी ऐसी प्रणाली की ओर इशारा करते नजर आते हैं जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं। और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अविनाश खन्ना का कहना है कि कई बार गाड़ियों के क्लच प्लेट व अन्य उपकरण खराब होने के कारण कूड़ा उठाने की गाड़ियों को समय से नहीं पहुंचाया जाता है, जिसके लिए अब स्टेपनी गाड़ी की व्यवस्था की गई है, यानी एक दूसरी गाड़ी जो केवल मुख्य गाड़ियों के खराब होने का इंतजार में नगर निगम के परिसर में खड़ी रहेगी। और ये पहल एक अच्छी पहल निकल के सामने आ रही है लेकिन कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाला होगा। उधम सिंह नगर के शिक्षक आज राजकीय शिक्षा संघ उत्तराखंड के आह्वान पर रुद्रपुर स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं पर बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने विभागीय उपेक्षा और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की है। शिक्षकों का कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसमें वेतन विसंगतियों, पदोन्नति और स्थानांतरण नीति सहित कई मुद्दे शामिल हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि धरने में शिक्षकों की भारी भागीदारी ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। वहीं संघ पदाधिकारियों ने कहा है कि शिक्षक वर्ग की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है और धरना प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर रुद्रपुर स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर अब धरने पर बैठ चुके हैं और बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने विभागीय उपेक्षा और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी की है और प्रदर्शन करते हुए उनको देखा जा सकता है। शिक्षकों का कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसमें वेतन विसंगतियों और पदोन्नति और स्थानांतरण नीति सहित कई मुद्दे शामिल हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन पहले से शेड्यूल्ड है और पिछले 18 अगस्त से इस प्रकार का कार्यक्रम विद्यालय में चल रहा है, ब्लॉक में चल रहा है, जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम रखा गया था। आप सुन ही रहे हैं उनके जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनकी अपनी मांग क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा रिटरेट करने की आवश्यकता तो नहीं है। इसके बावजूद भी मैं अपने शिक्षक संगठन से यही अपील करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि वो छात्र हित में अपने इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको समाप्त करें। तो सर हम लोगों की यही मांग है कि पदोन्नति की जाए और पदोन्नति हर हाल में की जाए और जो भी सीधी भर्ती है उसको निरस्त करा जाए। विकास नगर में जल जीवन मिशन की लापरवाही से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सरकार के करोड़ों के दावे हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। तस्वीरें विकास नगर अंतर्गत सहसपुर विधानसभा के झाझरा गांव की है, जहां जल जीवन मिशन की पानी की लाइनें महीनों से ठप पड़ी हैं और नलों में पानी तो दूर, लोगों को पानी की एक एक बूंद जुटाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। परेशान ग्रामीण घरों में ड्रम और बाल्टियों में पानी भरकर किसी तरह से काम चला रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अधिकारी बार बार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, लेकिन नतीजा हर बार वही निराशा सामने आती है और कई बार शिकायतों के बाद भी ना तो पाइपलाइन सुधरी है और ना ही बस्ती में पानी की आपूर्ति को बहाल किया गया है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में भारी बारिश और कई चुनौतियों के बाद भी चार धाम यात्रा जारी है। हालांकि सड़क मार्गों के बंद होने से कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या में भी कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन आस्था आज भी चुनौतियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दिक्कतों के बावजूद लोग उच्च हिमालय क्षेत्र के सभी धामों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के चलते भले ही यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन तब भी 27,50,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं और यात्रियों का खास ध्यान रखा जा रहा है। समिति की तरफ से भी सभी समुचित व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं और शासन प्रशासन मुस्तैद होकर यात्रा मार्गों को लगातार खोलने में लगा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं और इस बार भारी भूस्खलन और नदी नाले उफान पर आने से सड़कों की कनेक्टिविटी पर भारी असर पड़ा है। अब तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बरसात में 350 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। सड़कों का सबसे अधिक नुकसान उत्तरकाशी जिले में किया गया है। वहीं भागीरथी और यमुना नदी ने सड़कों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। उत्तरकाशी के हर्षल और स्याना चट्टी में झील के कारण सड़क की कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है और इससे गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी अब रोक लगाई जा चुकी है। वहीं उत्तरकाशी के हर्षल में करीब 3 हफ्तों और स्याना चट्टी के कारण 1 हफ्ते से अधिक समय से दोनों यात्राएं बाधित हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग में लगातार सड़क खोलने का कार्य किया जा रहा है। हर्षल में विकल्प मार्ग का निर्माण किए जाने के लिए टीम सर्वे कर रही है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में बीच बीच में सड़क अवरुद्ध होने पर लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। देखिए, बारिश की वजह से इस बार काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है। उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है
उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी है वहाँ पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है PWD से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि BRO की टीम के साथ साथ PWD भी अपना काम करे और कोई ऑल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है तो उस पर काम शुरू किया जाए। तो हमारी टीम भी आज पहुँच रही है और हम ऑल्टरनेटिव रास्ते पे काम करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदला है और अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन का खतरा भी अभी बना हुआ है। वहीं आज प्रदेश में बारिश की गतिविधि हल्की रही है, लेकिन देहरादून में, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। रात से प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 29 अगस्त को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। वहीं 30 और 31 अगस्त को भी पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश जारी रहेगी। लगातार रात में हो रही बारिश से नदी नाले भी अब उफान पर आ सकते हैं और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर भी मौसम का असर दिख रहा है और भूस्खलन के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी प्रभावित हो चुकी है, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा सुचारू रूप से अभी चल रही हैं और बावजूद इसके 4 धाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं 4 धाम में वर्षा की गतिविधि ज्यादातर रात और सुबह को देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जनपद, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। उसके अलावा जो पर्वतीय ज़िले हैं उनमें भी कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जैसे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, या देहरादून है, या नैनीताल जनपद है। तो 1-2 दिन जो है 28 और 29 में, तो इसी तरीके से 29 में फिर बात करेंगे कि थोड़ा सिस्टम आगे मूव करेगा, तो देहरादून है, नैनीताल है, पिथौरागढ़, बागेश्वर में यहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। नगर पंचायत सतपुली में आतंक बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो चुका है। बताते चले कि बीते दिनों सतपुली मल्ली के निकट सड़क कार्य में लगे मजदूर के बच्चे को गुलदार द्वारा अपना निवाला बना लिया गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने क्षेत्र में पिंजरे लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे। और वहीं देर रात वन विभाग के पिंजरे में वो गुलदार कैद कर लिया गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं एसडीओ रजत कपिल ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है और स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बात करेंगे रुड़की की, जहां गंग नहर में नहाने के लिए एक युवक डूब गया है और युवक का नाम रेहान बताया जा रहा है। रेहान पानी के तेज बहाव में अचानक डूबने लगा और रेहान को डूबता हुआ देख आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर तैनात PSC के तैराक दल के दरोगा इकलाख मलिक के द्वारा गंग नहर में कूदकर अपनी जान पर खेलकर रेहान की उन्होंने जान बचाई है। और रेहान की जान बचाने का पास खड़े किसी व्यक्ति ने एक वीडियो बना लिया है, जो कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागेश्वर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है और जिला मुख्यालय में सरयू नदी विकास भवन मार्ग किनारे 84 इलाके में सरयू नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और उक्त महिला के शव को रेस्क्यू टीम द्वारा सरयू नदी से निकाला गया है। लोगों में हड़कंप मचता हुआ देखा गया है। मृत महिला की शिनाख्त हो चुकी है और महिला श्रीमती बसंती देवी, उम्र 62 वर्ष, कठायत बाड़ा वार्ड बागेश्वर की बताई जा रही हैं। वहीं हालांकि देखने के लिए महिला का शव कैसे और क्यों नदी में पहुंचा, इसकी गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। आपको बता दें कि पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर के इंदिरा चौक पर उस वक्त हृदय विदारक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने 4 बेटियों के पिता को कुचल कर रख दिया। हादसा वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुका है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से बताया गया है कि डंपर काफी तेज गति से आ रहा था, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जिले में लगातार
ओवरलोड वाहनों से हो रही मौतों से लोग आक्रोशित हो चुके हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन समय रहते अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जिससे मासूम बेटियों का सहारा छिन गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।